ट्रेड फॉर अ लिविंग बाय डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर। आज बहुत से नए लोग ट्रेडिंग का नाम सुनकर उन्हें करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें अभी ट्रेडिंग के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वे अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। सिर्फ नए लोग ही नहीं, पुराने लोग जो कि इस काम को काफी समय से कर रहे हैं, वो भी कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। ये किताब हमें बताती है कि वो गलतियां कौन सी हैं, किस तरह से आप उन्हें सुधार सकते हैं और किस तरह से आप मार्केट में बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को जांचकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह की गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, बार चार्ट किस तरह से समझते हैं, आप मार्केट में अपने रिस्क को किस तरह से कम कर सकते हैं। पहला सबक, ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ गलतियों के बारे में जानकर उन्हें करने से बचना चाहिए। बहुत से लोग आज ट्रेडिंग करना चाहते हैं और एक कामयाब इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वे मार्केट में नए हैं, वे अक्सर कुछ गलतियां करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है। इसीलिए आपको कुछ बातें पहले से ही जान लेनी चाहिए। सबसे पहले कमीशन से सावधान रहिए। जब भी आप एक ब्रोकर एजेंट को या फिर एक बैंक को कमीशन देते हैं, तो आप अपना कुछ पैसा खो देते हैं। ये कमीशन देखने में बहुत कम लगते हैं, लेकिन समय के साथ ये बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक दिन में 2 बार ट्रेड कर रहे हैं और एक ट्रेड पर 10 रुपए दे रहे हैं, तो एक हफ्ते में 6 दिन ट्रेडिंग करने पर आप 120 रुपए खर्च कर देंगे। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, इस हिसाब से एक साल में आप लगभग 6,000 रुपए खर्च कर देंगे। इस खर्च को कम करने के लिए अलग अलग बैंक और ब्रोकर के बारे में पता कीजिए और उनमें से जिसका कमीशन सबसे कम हो उसे चुनिए। इसके बाद बहुत से लोग स्लिपेज की गलती करते हैं। इसका मतलब होता है अपने ऑर्डर के लिए ज्यादा पैसे देना। ऑर्डर 2 तरह के हो सकते हैं। एक ऑर्डर का नाम है लिमिट ऑर्डर, जिसमें आप खुद दाम तय करते हैं कि आप किसी स्टॉक को कितने दाम में खरीदेंगे, लेकिन अगर सामने वाला इसके लिए तैयार नहीं है तो वो आपको उस दाम पर नहीं मिलने वाला। इसके बाद दूसरा ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर, जिसमें आप मार्केट में चल रहे ऑर्डर के हिसाब से पैसे देते हैं। अगर स्टॉक की कीमत पहले के मुकाबले बढ़ गई है तो आपको उसके ज्यादा पैसे देने होंगे। आपको यहाँ पर लिमिट ऑर्डर को चुनना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप किसी स्टॉक के लिए ज्यादा पैसे नहीं देंगे। आप खुद अपने हिसाब से दाम तय करेंगे और उस हिसाब से उस स्टॉक को खरीदेंगे। दूसरा सबक, ट्रेडिंग करने का मतलब जुआ खेलना नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग उतना ही रिस्की है जितना कि जुआ खेलना, जो कि आधा सच है। अगर आपको ट्रेडिंग करना अच्छे से नहीं आता तो ट्रेडिंग करना एक जुआ ही है, जिसमें आप अपने पैसों को काबू नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग करके आप बहुत जल्दी बहुत पैसा कमा लेंगे और आप इसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, तो ये आपके लिए एक जुआ ही है। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जुआ खेल रहे हैं? ये पता करना आसान है। अगर आप खुद को किसी खास स्टॉक में इन्वेस्ट करने से रोकने की बातें, तो आप यहाँ पर जुआ खेल रहे हैं। दूसरा ये कि बहुत से ट्रेडर किसी स्टॉक के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं और वे उनके अच्छे परफॉर्म करने पर खुश हो जाते हैं और उनके खराब परफॉर्म होने पर दुखी हो जाते हैं। अगर आप खुद को ट्रेडिंग से नहीं रोक पा रहे हैं, तो इस लत से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय का ब्रेक ले लीजिए। इससे आप अपनी लत पर काबू पा सकेंगे। और अगर आप किसी स्टॉक के साथ अपनी भावनाओं को जोड़कर बैठे हैं, तो ये समझ लीजिए कि स्टॉक पैसे कमाने का एक जरिया होता है, और अगर वो आपको पैसा नहीं दे रहा है तो उसके साथ चिपके रहने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद बहुत से ट्रेडर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। वे लापरवाही से फैसले लेते हैं और बाद में उसके नतीजे तले दब जाते हैं। लेखक के एक दोस्त ने यही गलती की। जब वो बहुत कामयाब था तो वो घूमने के लिए एशिया चला गया और उसने अपनी एक बड़ी सी पोजीशन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं छोड़ी। जब वो वहाँ से लौट कर वापस आया तो उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था और वो कंगाल हो गया था। तो ट्रेडिंग करते वक्त इस तरह की लापरवाही से फैसले लेना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इससे बचने के लिए आपके पैसे की और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। तीसरा सबक, ट्रेडिंग करते वक्त कभी भी ऐसा काम मत कीजिए जिसे सब लोग कर रहे हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और जब वो लोगों के साथ रहता है तो सुरक्षित महसूस करता है। ये उसके लिए तब जरूरी था जब वो जंगलों में रहा करता था, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप सभी ट्रेंड को फॉलो करें और जिसमें सब लोग पैसा लगा रहे हैं उसी में लगाएं। आपको इसका ठीक उल्टा करना होगा। ये सुनने में आसान लगता होगा कि सबकी तरह काम नहीं करना है, लेकिन हमारा दिमाग हमें ऐसा ना करने पर मजबूर कर देता है। एग्जाम्पल के लिए 1634 में आए ट्यूलिप मानिया को ले लीजिए। इस समय ट्यूलिप के फूल का बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा था और हर कोई इसमें कूद पड़ा था। लोग अपना पुराना बिजनेस और अपना घर छोड़कर ट्यूलिप के बिजनेस में आ रहे थे। मार्केट क्रैश कर गया और सभी लोगों के पैसे बर्बाद हो गए।
खुद को इस तरह के हालात से बचाए रखने के लिए आपको मार्केट को अच्छे से समझना होगा। मान लीजिए कि मार्केट दो तरह के होते हैं, बुल मार्केट और बियर मार्केट। बुल और बियर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर कीमत बढ़ रही है तो इसका मतलब इस समय मार्केट पर बुल राज कर रहा है, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मतलब बियर मार्केट पर हावी हो रहे हैं। अब अगर आपको ये पता करना है कि आप बुल मार्केट में हैं या फिर बियर मार्केट में, तो आपको कुछ खास तरह के टूल्स की जरूरत होगी। चौथा सबक, मार्केट में बेहतर फैसले लेने के लिए आपको बार चार्ट को बेहतर तरीके से समझना होगा। बहुत बार होता है कि हम S&P 500 या डो जोन्स का एक चार्ट देखते हैं, लेकिन हमें कुछ खास समझ में नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि किस तरह से चार्ट को बनाया जाता है। इसके 5 प्रिंसिपल होते हैं: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, बार की ऊंचाई, बार में गिरावट और उनकी ऊंचाई और गिरावट के बीच की दूरी। ओपनिंग प्राइस दिखाता है कि एक नौसिखिए की कीमतों के बारे में क्या राय है, क्योंकि वे अक्सर सुबह के वक्त में काम कर रहे होते हैं। क्लोजिंग प्राइस दिखाता है कि जानकार लोगों ने किस तरह के फैसले लिए हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब जानकार लोग एक बुल मार्केट यानी कि एक फायदेमंद मार्केट की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो इसका मतलब जानकार लोग एक बेयर मार्केट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे आप एक हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप बुल मार्केट में हैं या फिर बेयर मार्केट में। इसके बाद बार की ऊंचाई ये दिखाती है कि अगर मार्केट बुल है तो उसकी सबसे ज्यादा कीमत या ताकत क्या होगी। ठीक इसी तरह से बार में गिरावट दिखाती है कि बेयर की ज्यादा से ज्यादा ताकत क्या होगी। अगर आप कुछ खरीदने का फैसला कर रहे हैं तो आपको इसे दिमाग में रखना होगा। इसके बाद अंत में आपको ये देखना होगा कि ऊंचाई और गिरावट के बीच की दूरी क्या है। इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि बुल और बेयर मार्केट में कितना मतभेद है। ये बताता है कि मार्केट में कितनी हलचल हो रही है। अगर दूरी बहुत कम है तो इसका मतलब बुल और बेयर मार्केट में मतभेद भी कम है, और इसीलिए इसे स्लीप यानी सोता हुआ मार्केट कहते हैं। अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो मतलब मार्केट में मतभेद ज्यादा है, और इस मार्केट को ओवरहीटिंग मार्केट कहते हैं। और अगर दूसरी औसत है तो मतलब मार्केट ठंडा है। आपको ओवरहीटिंग मार्केट में नहीं घुसना है। इस तरह के मार्केट में स्लीपेज की गलती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपको ये पता नहीं लगता कि स्टॉक की असल कीमत क्या है और आप उसके लिए ज्यादा पैसे देने लगते हैं। पांचवा सबक, अच्छे फायदे कमाने के लिए आपको स्टॉक को सपोर्ट लेवल पर खरीद कर उसे रेसिस्टेंस लेवल पर बेचना होगा। कभी कभी मार्केट में जब किसी स्टॉक की कीमत कम हो रही होती है तो अचानक से बहुत से लोग उसे खरीदने लगते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ने लगती है। जब इस तरह से ज्यादा खरीदने पर कोई नीचे जाता हुआ ट्रेड अचानक से उठने लगता है तो आप उस स्टॉक का सपोर्ट लेवल देखते हैं। ये कुछ ऐसा है जब आप बास्केटबॉल को जमीन पर फेंकते हैं और वो जमीन से टकराकर फिर से ऊपर उछल जाता है। अगर आपको ये सपोर्ट लेवल पता करना है तो बार चार्ट की 2 गिरावटों को एक लाइन से जोड़ दीजिए। ये सपोर्ट लेवल अक्सर इसीलिए बना रहता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम कर रहे लोगों को याद रहता है कि पिछली बार जब स्टॉक की कीमत वहां पहुंची थी तो वो बढ़ने लगी थी, इसीलिए वे उसे बार बार उस लेवल पर पहुंचने पर खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से उस स्टॉक की कीमत उस लेवल पर पहुंचने के बाद बढ़ने लगती है। इसका ठीक उल्टा होता है रेसिस्टेंस लेवल। इस बार सोचिए कि आप एक बास्केटबॉल को ऊपर फेंक रहे हैं और वो छत से टकराकर वापस आ जाती है। इस बार जब एक ट्रेड ऊपर जा रहा होता है तब सब लोग अचानक से उसे बेचने लगते हैं और वो ऊपर जाता हुआ ट्रेड नीचे गिरने लगता है। बार चार्ट में 2 ऊंचाइयों को एक लाइन से जोड़कर आप ये पता कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस लेवल क्या है। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि आपको एक स्टॉक को तब खरीदना है जब वो अपने सपोर्ट लेवल पर आ जाए, और उसे तब बेचना है जब वो रेसिस्टेंस लेवल पर पहुंच जाए, या फिर आप उस वक्त भी इसे खरीद और बेच सकते हैं जब वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल के आसपास आ जाए। छोटा सबक, एक बार में सिर्फ उतने स्टॉक को खरीदिए जितने को आप अच्छे से मैनेज कर सकें। मार्केट में आप बहुत सी चीजों के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक, ऑप्शन या फ्यूचर, और हर किसी के अपने फायदे होते हैं। हम हमेशा स्टॉक की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि वो समझने में आसान होते हैं, लेकिन ये इतने भी आसान नहीं होते कि आप बहुत सारे स्टॉक को एक साथ ट्रेड कर सकें। ये आपके ऊपर है कि आप एक हफ्ते में कितने स्टॉक को मैनेज करने के बारे में सोचते हैं। लेखक सिर्फ एक ही स्टॉक को मैनेज करते हैं। आप चाहे किसी भी चीज की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी पर ध्यान देना होगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हर दिन आप जिस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं उसका औसत वॉल्यूम क्या है। अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। लेखक ने एक बार गलती से उस स्टॉक के 6000 शेयर खरीद लिए थे जिसके सिर्फ 9000 स्टॉक हर दिन ट्रेड किए जाते थे। उस स्टॉक से छुटकारा पाने के लिए उन्हें बहुत से कमीशन और स्लीपेज का सामना करना पड़ा था।
इस हालात से बचने के लिए सिर्फ उन स्टॉक्स की ट्रेडिंग कीजिए जिनके हर दिन में 10 लाख स्टॉक से ज्यादा स्टॉक ट्रेड किए जाते हों। वॉलेटिलिटी का मतलब स्टॉक की कीमत कितनी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो पैसे कमाने और गंवाने दोनों की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। आप इसे एक बीटा यानी कि एक बेंचमार्क के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट इंडेक्स, जो दिखाता है कि मार्केट के हालात कैसे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर बीटा की 2 वॉल्यूम है और उनका बेंचमार्क 5% से बढ़ जाता है तो वो स्टॉक 2 गुना बढ़ सकता है, और अगर बेंचमार्क घटा तो वो 2 गुना घट भी सकता है। अगर आप नए हैं, आप उस स्टॉक को चुनिए जिसके लिए इन सब की वैल्यू कम हो, क्योंकि इस तरह से आप खुद को ज्यादा नुकसान से बचा सकते हैं। 7वां सबक, मार्केट में अपने रिस्क को कम करने के लिए 2 आसान तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। अगर मार्केट में अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो आपका सारा पैसा तुरंत गायब हो सकता है। इसके लिए आप आसान से 2 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2% रूल और 6% रूल। 2% रूल कहता है कि आप एक ट्रेड पर अपनी ट्रेडिंग इक्विटी के 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रेडिंग कैपिटल है। 2% रूल के हिसाब से आप सिर्फ 1,000 रुपया रिस्क ले सकते हैं। अब अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं जिसकी कीमत 50 रुपया है तो आपको उसका स्टॉप ऑर्डर 48 पर लगाना होगा। स्टॉप ऑर्डर लगाने का मतलब उसका स्टॉक उसी वक्त बिक जाएगा जब उसकी कीमत 48 रुपए से कम हो जाएगी। इस हिसाब से आप उसके 1,000 स्टॉक को खरीद सकते हैं और अपने रिस्क पर 2% की लिमिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है 6% रूल। इस रूल का कहना है कि अगर आपको इस महीने के सारे रिस्क मिलाकर वो 6% से ज्यादा हैं तो आप और ट्रेड नहीं कर सकते। इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने इस महीने के सारे रिस्क पता कीजिए और उसे अपने ट्रेड के करंट रिस्क से जोड़ दीजिए। अगर आपको इस महीने के दूसरे रिस्क और आपके करंट रिस्क को जोड़ने पर 6% से ज्यादा आता है तो आपको नए ट्रेड नहीं करना चाहिए। 8वां सबक, अपने ट्रेड से संबंधित बर्ताव को अच्छे से समझने के लिए एक जर्नल रखिए। हम अपनी हर रोज की जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। वो छोटी छोटी बातें जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं या फिर उन पर ध्यान भी नहीं देते, वे लंबे समय तक हम लोगों के लिए नुकसानदायक होती हैं। जिस तरह से अपने वजन को काबू करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका वजन क्या है, उसके हिसाब से आपका वजन कितना हल्का या भारी हो रहा है, उसी तरह से आपको ट्रेडिंग में ये पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे पा या खो रहे हैं, जिससे कि आप ये पता कर पाएंगे कि आप लंबे समय में फायदे में जा रहे हैं या फिर नुकसान में। 1 या 2 दिन में अपने सारे ट्रेड को एक जर्नल में लिखकर आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही इससे आप ये भी देख सकेंगे कि भावनाओं में बहकर ट्रेड करने से आपको कितना नुकसान हो रहा है। आप अपने ट्रेडिंग पैटर्न को पहचान पाएंगे और उसके हिसाब से एक ऑनलाइन टेम्पल खोल सकेंगे जो आपको सूट करता हो। इसके अलावा अपने साथ एक जर्नल रखकर अपने इक्विटी कर्व को जान सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आप लंबे समय में पैसा बना रहे हैं या फिर उसे गंवा रहे हैं। यह आपको बताता है कि कहीं आप वहम में तो नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि शायद गिरावट इतनी कम हो रही है कि आपका उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा हो। अगर आपका इक्विटी कर्व नीचे जा रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं और आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट में आने के बाद अगर आप इसे अच्छे से समझकर गलतियां करने से बचने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये आपके लिए एक जुआ है। बार चार्ट को अच्छे से समझकर आप ये पता कर सकते हैं कि आप बुल मार्केट में हैं या फिर बेयर मार्केट में। साथ ही इसकी मदद से आप ये भी तय कर सकते हैं कि आपको कब स्टॉक खरीदना है और कब उसे बेचना है। क्या करें? पानी में कूदने से पहले पानी की जांच कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेस्ट करने के लिए एक नकली पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आपको फाइनेंस में दिलचस्पी है तो सबसे पहले उसके बारे में जानकर खुद को तैयार कीजिए। इस तरह से काम करने से पहले उसकी तैयारी करके आपको ट्रेडिंग में बहुत मदद मिलेगी और साथ ही आप अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरीके को अपनाकर फायदा पा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।